वेलकम टू युवा लॉ इंस्टीट्यूट। आज हम ऐसे राइटिंग के हिसाब से और ग्रुप डिस्कशन के जो जो संभावित टॉपिक हो सकते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे हमने 67 टॉपिक्स को लिया है, उनको डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हिजाब। ये अभी उतना ज्यादा करंट में नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं उन पे छोटी सी कंट्रोवर्सी होने के साथ ही वो वापिस एकदम करंट टॉपिक बन जाते हैं। हिजाब में ईरान में और यहाँ पर वहां महिलाओं ने हिजाब छोड़ना और भारत में हिजाब पहनना, इस पर पे काफी सारी डिबेट दुनिया भर के देशों में पिछले कुछ सालों में हुई है। तो हिजाब का टॉपिक है, पूछा जा सकता है तो आपको इसको बोलना है कि हिजाब उनका कोई इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रोसेस नहीं है, आवश्यक धार्मिक क्रियाओं में से नहीं आता है। ठीक है, पहनावा है, जिसको जैसा अपना पहनना, हिजाब पहने, बुर्का पहने, घूंघट करे, सर पे आंचल रखे, पल्लू ले, ऐसा जैसा भी करना हो तो ये हिजाब। ऐसे LGBTQI+ ये नवतेज सिंह जौहर केस के बाद में ये टॉपिक काफी करंट में चल रहा और अभी भी करंट में है। इसके कई सारे लोग कोर्ट में भी गए सेम सेक्स मैरिज को लेकर, जिसमें सुप्रियो चक्रवर्ती के नाम से कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हम इसको लीगलाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं डिक्लेयर कर रहे। तो LGBTQI+ इसमें गर्ल विद गर्ल, बॉय विद बॉय जो रहते हैं, जो लड़का लड़के के साथ में है वो गे, लड़की लड़की के साथ में है लेस्बियन, और जिनको दोनों में इंटरेस्ट है गर्ल्स और बॉयज में वो बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर जो ये हिजड़े होते हैं, उभयलिंगी जिनको कहते हैं समाज में बोलचाल में, ट्रांसजेंडर हिजड़े जिनको कहते हैं। QI+ ये क्योर इंटेंसिव, ये लोग अभी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि हम इधर LGBTQI की तरफ जा रहे हैं या कौन से वाला है, ये भी बीच में सस्पेंस में है, इसलिए QI+ के नाम से। इसमें एक टॉपिक ये भी बनता है कि स्पेशल लॉज फॉर ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर के लिए क्या स्पेशल लॉ होना चाहिए? मैं भी मानता हूँ बिल्कुल होना चाहिए, ट्रांसजेंडर का तो रिजर्वेशन होना चाहिए। ये भी इसी समाज में किसी माता पिता के पैदा होते हैं और सदियों से लेके आज तक अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा इनजस्टिस हुआ तो ट्रांसजेंडर के साथ हुआ है। ये क्यों बेचारे ताली और थाली बजाते फिरे? इसलिए इनका रिजर्वेशन हर जॉब में इनका एटलीस्ट 1% रिजर्वेशन, जैसे हैंडीकैप का देते हैं 1% 2%, ट्रांसजेंडर का भी एटलीस्ट 1% होना चाहिए, ताकि ये लोग भी पढ़े लिखे और अपना जॉब में लगे। रिजर्वेशन फॉर स्पेशल लॉज फॉर ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल लॉज भी होने चाहिए। नालसा का केस, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के केस से कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही और सी की तरह ट्रांसजेंडर काउंट एज ए थर्ड जेंडर। और सेम सेक्स मैरिज ये LGBTQI+ में भी कवर होता है कि लड़का लड़के से शादी करेगा, लड़की लड़की से शादी करेगा। तो इसको सुप्रियो चक्रवर्ती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मना तो नहीं कर रहे, लेकिन हम लीगलाइज भी नहीं कर रहे। जो 18 से ऊपर की गर्ल्स हैं और 21 से ऊपर के जो लड़के हैं, या 18 से ऊपर के लड़के और लड़कियां हैं, क्योंकि अब वो मेजर हो गए तो अब हम नहीं कह सकते आपको किसके साथ रहना है या नहीं रहना है। तो ये सेम सेक्स मैरिज, लेकिन मैरिज के 2 मेजर पर्पस होते हैं। मैरिज का पर्पस है, मैरिज के 2 पर्पसेस हैं। उसमें पहला पर्पस है विवाह के उद्देश्य से, मैरिज के पर्पस में लीगलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की वैधता और पति पत्नी के संबंधों की वैधानिकता प्रदान करता है विवाह। तो यहाँ पे इनके संबंधों को आप लीगलाइज मान लेंगे तो यहाँ बच्चे तो होने नहीं है, लड़का लड़के से शादी करेगा या लड़की लड़की से करेगा। तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो मैरिज का है वो तो अचीव होना नहीं। फिर भी जिनको ऐसा करना है उनका अपना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा उनका अपना राइट है, उनकी अपनी थॉट है, उनको जैसा करना वो कर सकते हैं, बट हम इसको लीगलाइज नहीं करेंगे। ये LGBTQI+ नवतेज सिंह जौहर का केस और सेम सेक्स मैरिज में सुप्रियो चक्रवर्ती का केस, ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया LGBTQI+ का। आपको जीडी में ऐसे राइटिंग में पूछा जा सकता है। जुडिशरी सर्विसेज में आपको 3 ऐसे
इंग्लिश में और 3 निबंध हिंदी में लिखने होते हैं। ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक हर मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में, आर्मी में जेक के थ्रू जो एंट्री होगी उनमें भी ग्रुप डिस्कशन है। हर ऑलमोस्ट एग्जाम में ग्रुप डिस्कशन के लिए जहां भी कहा जाए ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, भले आप कोई सा भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो। ये रिजर्वेशन पे है, रिजर्वेशन इन इंडिया नीड फॉर रिव्यू। हमारे देश में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनका रिजर्वेशन है, क्या हमें इसके रिव्यू की नीड है? तो अपने को रिजर्वेशन पे हमेशा एक बैलेंस, एक ओपिनियन रखना चाहिए, संतुलित विचार हमारा रखना चाहिए। इस देश में रिजर्वेशन होना बिल्कुल जरूरी है। जैसे ईडब्ल्यूएस में इंदिरा साहनी के केस से क्रिमिनल लागू करके ओबीएस, और इसमें ओबीसी रिजर्वेशन में इंदिरा साहनी केस के बाद में क्रिमिनल लागू हो गया। ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन के साथ ऑलमोस्ट क्रिमिनल लागू हो गया। एससी, एसटी में भी क्रिमिनल लागू होना चाहिए ताकि समाज का जो वंचित तबका है, आज भी समाज का वो वर्ग, उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है। वो एससी में भी है, एसटी में भी है, ओबीसी में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में क्रिमिनल लागू है, इसलिए अब उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा जो इस क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी 8 लाख से पर ईयर कम इनकम है। एससी, एसटी में अभी क्रिमिनल लागू नहीं हुआ है, ये लागू होना चाहिए, क्योंकि जो जिनको एससी, एसटी में रिजर्वेशन का बेनिफिट हो गया फिर उन्हीं के बच्चों को मिल रहा है। आज आईएएस का बेटा, एक कलेक्टर का बेटा भी स्कॉलरशिप उठा रहा है। ये देश के लिए उन गरीबों का अपमान है, उनको रिजर्वेशन से वंचित करने से यहाँ भी ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। बस रिव्यू इसी चीज का हो, रिजर्वेशन हटाने की बात आ जाएगी तो गरीब दबा रह जाएगा और फिर वही अफगानिस्तान वाली हालत हो जाएगी। इसलिए सबको रिजर्वेशन दीजिए और हर रिजर्वेशन में क्रिमिनल लागू कीजिए, कुछ सीटें अनरिजर्व रखिए ताकि जो ईडब्ल्यूएस में है क्रिमिनल में आ गया, जो ओबीसी में क्रिमिनल में आ गया, और इनमें भी क्रिमिनल लागू कर देंगे तो कुछ सीटें अनरिजर्व इस हिसाब से। और अभी तो देश में कास्ट बेस्ड सेंसस भी हो रहा है, जाति आधारित जनगणना, वो एक टॉपिक हमारा जाति आधारित जनगणना का भी है, वो मैं यहाँ लास्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि आपको या तो जनगणना के नाम से या जाति आधारित जनगणना के नाम से पूछा जा सकता है। ये और भी कोई टॉपिक ऐसे ध्यान में आते रहेंगे, वो मैं आपको साथ साथ में लिखाता रहूंगा। जाति आधारित जनगणना, ये भी रिजर्वेशन के जैसा ही टॉपिक है कि आप इस पे अपना क्या ओपिनियन रखते हैं। कास्ट बेस्ड सेंसस, तो जाति आधारित जनगणना में कास्ट बेस्ड सेंसस में अपना ओपिनियन वो हम उस जगह पे देंगे। अभी हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन होना चाहिए, आवश्यक है, और रिजर्वेशन में क्रिमिनल होना चाहिए। अभी कास्ट बेस्ड सेंसस आ जाएगा, जनगणना हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि हमारे देश में एससी में जो कास्ट है वो कितनी है, एसटी में है उनकी क्या स्टेटस है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में उनका क्या स्टेटस है, और कौन है जो क्रिमिनल की कैटेगरी में आ रहे हैं, इनसे ऊपर जा रहे हैं। उसके कास्ट बेस्ड सेंसस के बाद में यहाँ पे भी अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की तरह एससी, एसटी में भी क्रिमिनल लागू कर देते हैं तो उसके बाद में इस रिजर्वेशन देने का औचित्य है कि समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए और कुछ सीटें अनरिजर्व कर देनी चाहिए। तो ये रिजर्वेशन, इसका रिव्यू इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं रिजर्वेशन को खत्म कर दो, वो अनपढ़ अज्ञानी मूर्ख लोग हैं, उनको मालूम ही नहीं कि एक्चुअल डाटा क्या है, कितने लोग, कितना परसेंट रिजर्वेशन एससी में जा रहा है, कितना एसटी में, कितना ओबीसी में, कितना ईडब्ल्यूएस का सबको मालूम है 10% जा रहा है, ओबीसी में 21 जा रहा है, एससी एसटी में 7%, 12% ये रिजर्वेशन जा रहा है। तो आज भी अनरिजर्व सीटें हैं, वो सीटें 39 यानी 59 जो टोटल पहले 49 था 59 हो गया, 59% रिजर्वेशन होने के बाद में अब जो सीटें बचती हैं 59 के बाद में
वो 41 सीटें सीधी सीधी बच रही हैं। ये 100% यहाँ होने में, तो ये सीटें आज भी अनरिजर्व हैं। उल्टा अनरिजर्व में फायदा है, कहीं नुकसान नहीं। 41% रिजर्वेशन तो किसी को नहीं मिल रहा है। और बात रिजर्वेशन की नहीं है, जो कास्ट एससी में एसटी में आ रहे हैं, जो ओबीसी में आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, इनको निकालने के बाद में जितनी पॉपुलेशन बचती है वो भी 41% नहीं बचती है। इसे अब इसमें क्रिमिनल लागू करते हुए देते हैं, कुछ सीटें अनरिजर्व रखते हैं। मान लीजिए 60% दे दिया और 40% अनरिजर्व रख लिया, 70 दे दिया, 30 अनरिजर्व रख ली, तो भी कहीं इनजस्टिस नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली लोग क्रिमिनल में आ जाएंगे। आजकल 8 लाख रुपए से ऊपर की इनकम होना कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। तो ये रिजर्वेशन पे आप अपना व्यू लिख सकते हैं ऐसे राइटिंग में, ग्रुप डिस्कशन में। ऐसे लिव इन रिलेशनशिप, ये 3 चीजें हैं, इसमें भी अभी 3 थिंग्स आ गए लिव इन रिलेशनशिप में। इसमें पहले जो हमारी इंस्टीट्यूट चल रही मैरिज, उसके बाद में एक और इंस्टीट्यूट बीच में चल पड़ा, क्योंकि सोसाइटी नेवर कांस्टेंट, समटाइम्स सोसाइटी चेंज द लॉ एंड समटाइम्स लॉ चेंज द सोसाइटी। तो मैरिज का सब्स्टिट्यूट या मैरिज का एक अल्टरनेट उसमें एक बीच में आया, जिसको चेंज कर दो, सुधार कर दो, बिगाड़ कर दो अपने अपने हिसाब से। वो मैरिज के बाद में आया लव मैरिज। उसके बाद में मैरिज और लव मैरिज दोनों का न्यू एडिशन आ गया, लिव इन रिलेशनशिप। उसके बाद में चला रिलेशनशिप और अब चल रहा है सिचुएशनशिप। तो ऐसा, और उसके बाद में थोड़ा कुछ और ऐसा चलता रहेगा। तो लिव इन रिलेशनशिप में कोई 2 वयस्क हैं और अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से साथ रहते हैं, तो क्या उनका साथ रहना सही है गलत है? तो हमको मैरिज से स्टार्ट करना, मैरिज के बारे में बताते हुए, लव मैरिज के बारे में बताते हुए, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताते हुए, फिर रिलेशनशिप के बारे में बताते हुए, फिर सिचुएशनशिप। ये 5 स्टेज होगी, मैरिज, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप। इन सब पे अपना ओपिनियन देते हुए इसको हमको आगे बढ़ाना है। आपको कहीं ऐसा ऐसे राइटिंग में आ गया या कोई जीडी ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक आ गया तो इसको ध्यान में रखना। ऐसे ही एक टॉपिक है गर्भपात, अबॉर्शन का। अबॉर्शन के मामले में भी दुनिया के लगभग अधिकांश देशों में 4-5 साल से बहुत लंबी बहस चली कि अबॉर्शन हम कितने वीक तक दें। तो इंडिया में पहले 20 वीक तक था, अब इसको 24 वीक तक कर दिया। लगभग 1 महीने में 4 वीक होते हैं, तो इसमें लगभग 6 महीने तक का हमने कर दिया, इसको अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया। इसमें भी एक केस है, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, एनसीटी दिल्ली का केस है। उसमें यह कहा गया कि मैरिड और अनमैरिड दोनों गर्ल्स को, यानी वुमेन को, अबॉर्शन का राइट होना चाहिए। तो अबॉर्शन राइट के बारे में अगर पूछा जाता है तो पहले हमारे यहाँ पे आईपीसी में और अब भारतीय न्याय संहिता में इसको क्रिमिनलाइज किया गया था, पेनलाइज किया गया था, बट अब 24 वीक तक एज ए राइट दिया है। तो कोई 2-3 कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, चाहे लॉ में कोई भी चेंज कर दो, सोसाइटी उनको नहीं मानती, चाहे वो रिलेशनशिप हो, लिविंग रिलेशनशिप हो, सिचुएशनशिप हो, समाज उनको नहीं मानता, फिर भी वो चीजें समाज में चलती हैं और चलेगी आगे भी। ऐसे ही अबॉर्शन को समाज पहले नहीं मानता था, आज भी ठीक नहीं मानता, बाद में भी ठीक नहीं मानेगा, लेकिन जो चीजें चलती है वो चलती है। इसे ऐसा कोई टॉपिक जीडी में आ जाए, ऐसे राइटिंग में आ जाए तो हमको लिखना है। ऐसे जुडिशियल रिफॉर्म या रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी, और ये जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररिएक्ट और जुडिशियल रिव्यू, और ऐसे ही एक आगे आएगा कॉलेजियम। ऐसे 4-5 टॉपिक एक साथ है, वो ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक से कवर होते हैं। वो टॉपिक बनता है जुडिशियल रिफॉर्म का। तो क्या जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए क्या हमारे देश में? बिल्कुल होना चाहिए। एक कॉलेजियम सिस्टम करके आएगा, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से इसको कहा गया कि यही ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम सिस्टम नहीं, रिटर्न में नहीं है। जुडिशियल रिफॉर्म पे बात कर रहे हैं
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124A, 124B, 124C में NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई है। पहले आर्टिकल 124 होता था, अब 124A-B-C जोड़ दिया गया। ऐसे ही अब हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी कॉलेजियम सिस्टम जजमेंट लो है। जजेस ने अपने लिए ये कॉलेजियम सिस्टम बना लिया, जिसमें जजेस खुद अपने लिए अपने ही यानी जुडिशरी के जजेस को चुनते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये चीजें हैं वो हमारे जुडिशरी में रिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये जुडिशियल रिफॉर्म बिल्कुल जरूरी है। इसके बिना आने वाला समय हमारी जुडिशरी आने वाले समय में लोग हमारी न्यायपालिका को हमारी जुडिशरी को डिनाई कर देंगे, मानने से मना कर देंगे, कह देंगे कि हम इस न्यायिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं। क्योंकि जैसे स्टेट जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, ऐसे ऑल इंडिया जुडिशरी के भी एग्जाम होने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जैसे IAS IPS की जॉब है, उसी के अकॉर्डिंग IJS भी होना चाहिए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 में इसका प्रोविजन किया गया है। तो ये जुडिशियल रिफॉर्म के नाम पे IJS आना चाहिए, जो 42nd अमेंडमेंट से 1976 में आर्टिकल 312 में इसका प्रोविजन हो रखा है। तो जुडिशियल रिफॉर्म इस जुडिशरी का जो सिस्टम है 1950 से काम कर रहा है, आज मोर देन 75-76 ईयर होने को आए। अब इसमें चेंजेस की मेजर चेंजेस की आवश्यकता है और वो चेंजेस जैसे इस बार सारी स्टेट जुडिशरी में 3 ईयर का एक्सपीरियंस किया है। इस 3 ईयर के एक्सपीरियंस को 1 ईयर के एक्सपीरियंस को या 2 ईयर को या जो अभी 3 किया है इसको एज सच रखते हुए अगर IJS लागू करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आने वाले समय में IJS लागू करना पड़ेगा। क्योंकि जजेस अपनी पसंद के उनकी इच्छा के एडवोकेट हैं, उनको कॉलेजियम में नाम लेके और उन्हीं को जज बना देते हैं। तो ये और आने वाले समय में इसको लोग डिनाई कर देंगे। एग्जाम के थ्रू लीजिए तो जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट अपने ही कोई दिए गए जजमेंट को वापस रिव्यू करता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू कहा गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 क्लोज 2 और 137 में जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। पहले मालगुडी वर्सेस मेडिसिन के केस में USA का केस था जिसमें जुडिशियल रिव्यू की बात की गई, और फिर हमारे यहाँ पर L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों केसेस में कहा गया जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सुधार और न्यायिक पुनर्विलोकन। और यहाँ पे रोल ऑफ जुडिशरी इंडियन डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी में जुडिशरी का रोल भी बहुत, जुडिशरी ने बहुत सारे मामलों में बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है। लेकिन समय के साथ में ये 5G जनरेशन है, ये पुरानी सिस्टम को ज्यादा दिन होने वाली नहीं है। इसको डिनाई करें उससे पहले पहले हमें जुडिशरी में रिफॉर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर चीज चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है, तो यहाँ पे भी बदलाव होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविटीज में कई बार जुडिशरी ऐसे ऐसे जजमेंट देती है जो कार्य एग्जीक्यूटिव का है, जो कार्य लेजिस्लेचर का है, उसमें अननेसेसरी इंटरफेयर करना, जलीकट्टू नहीं खेला जाएगा, दही हांडी की ऊंचाई इतनी होगी, ये सारे काम जुडिशरी के नहीं है। और एक और वायलेशन कर दी जुडिशियल एक्टिविटीज के नाम पे। जितनी भी स्टेट जुडिशरी की एग्जाम हो रही है वो हाई कोर्ट्स ने अपने हाथ में ले रखी है। लॉ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी जुडिशरी को एग्जाम कंडक्ट करवानी है, ये काम सिर्फ UPSC और RPSC का है। ये काम पार्ट 14 में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 308 से लेकर के, और यहाँ आगे दिया हुआ है ये जुडिशरी का काम, ये 322 तक उधर आगे दिया हुआ है पार्ट 14। तो ये भी इससे जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए। फिर है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में भी दिया हुआ है, और आने वाले समय में ये हमें लागू होता भी नजर आ जाएगा। शायद हो सकता है ईयर 2025 और या 2026 तक ये लागू हो जाए। इस बार का जो लोकसभा का चुनाव होगा 2029 में, उससे पहले पहले ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या चेंज आएगा, या आपको GD में यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोलने के लिए कहा जाए या ऐसे दिखाया जाए, तो इसमें ध्यान रखना ये 5 चीजें।
मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, विवाह, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, उत्तराधिकार, इन सब के बारे में जो विधियां हैं वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये मेंटेनेंस, एडॉप्शन, ये सारे एक्ट, और मुस्लिम 1929 का जो एक्ट है उसके अनुसार जिसको कहते हैं शरीयत से शासित होंगे। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, अलग से हिंदू लॉ अलग से मुस्लिम लॉ लाने के बजाय यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जैसे क्रिमिनल के मामलों में किसी धर्म को विभेद किए बिना हम क्रिमिनल लॉज के सेक्शन अप्लाई करते हैं, उसी प्रकार से सिविल मैटर्स पे भी सिविल के सेक्शन भी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से चेंज आएगा। जैसे आज मुस्लिम 4 शादियां कर रहा है, आज की कोई लड़की 4 शादियां छोड़ दो दूसरे से बात करना पसंद नहीं करती, कोई महिला कोई लड़की, तो 4 शादी कैसे करने देगी? वो मुस्लिम हुआ तो क्या हो गया? तो परिवार टूट रहे हैं। इसके बजाय यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। मैरिज की एज भी मुस्लिम में 15 ईयर है, जिसको खयारुल बुलूग कहा गया है, वो भी बढ़कर के 18 हो जाएगी, क्योंकि ऐसा बायोलॉजी कल साइंस भी मांगती है। हमारा जैविक विज्ञान है, एनाटॉमी है, वो भी ये कहती है कि 15 साल में महिला का शरीर इतना सक्षम नहीं होता कि वो मां बन सके। तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे बहुत सारे रीजन है जो आप ग्रुप डिस्कशन में ऐसे राइटिंग में देंगे तो काफी प्रभावशाली आपका ओपिनियन होगा। लेकिन जो भी जीडी और पीआई में दे, एक संतुलित भाषा में अपना विचार दें, क्योंकि हम नहीं जानते सामने वाला जो व्यक्ति है, जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है, वो जो हमको जज कर रहा है, वो किस आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है। इसलिए हमको हमेशा बैलेंसिंग और या संतुलित विचार व्यक्त करने चाहिए। ऐसे मैरिटल रेप, ये भी काफी समय से एक चर्चित टॉपिक रहा है। जो हमारा आईपीसी है उसमें सेक्शन 375, इसमें फर्स्ट और सेकंड जो इसका क्लोज है, 375 का प्रोविजो का एक्सेप्शन सेकंड है, 376 का बी, और इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस इंडिपेंडेंट थॉट और एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सारे केसेस इसमें मैरिटल रेप को समझाने के लिए दिए हैं। यानी एक है रेप और मैरिटल रेप। अभी मैंने आपको बताया मैरिज का ऑब्जेक्ट ही दो, मेल और फीमेल का फिजिकल रिलेशन बने, उनका सेक्सुअल रिलेशन बने, इसके लिए मैरिज होती है। ऐसे मामलों में अगर कोई कहेगा या कोई कहेगी कि मेरा इन्होंने रेप किया है, तो ऐसे में अपने को लगता है शायद अपराध बढ़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। जिनको घर तोड़ना है वो आज मैरिटल रेप के बजाय, जब आईपीसी लागू थी तब तक अननेचुरल ऑफेंस का 377 आर्टिकल लगाती थी, और 498 ए डोगरी के दुनिया भर के प्रोविजन वो लगा देती है। इससे अच्छा है कि मैरिटल रेप को भी ऑफेंस डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि जिनको अपना घर तोड़ना मैरिटल रेप के नाम पे तोड़ लो, अननेचुरल सेक्स के नाम पे तोड़ लो, डोगरी के नाम पे तोड़ लो, कहीं अपराध हो एक्चुअल में, तो फिर उनमें ये लगनी चाहिए। ये भी अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इंडिपेंडेंट थॉट के केस में कहा गया नो मींस नो, और एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें भी कहा कि मैरिटल रेप के बारे में भी समाज को, एक समाज में भी ओपिनियन बने और इस पे लॉ भी बन जाना चाहिए ज्यादा अच्छा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। ये आर्टिकल 21 में भी, और यूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, और राइट टू प्राइवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी, इन सारे टॉपिक्स को देखते हुए हम डिस्कस करेंगे। हमने एके गोपालन केस से लेकर के एके गोपालन, खड़ग सिंह, मेनका गांधी, इन सारे केसेस में जस्टिस पुटा स्वामी, ये बहुत सारे केसेस हैं राइट टू प्राइवेसी के, जिनमें ये सुरजीत सिंह थिंड वर्सेस G4 के, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो राइट टू प्राइवेसी के बारे में बताते हैं कि राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए। और हमारे इंडियन जो लीगल सिस्टम है उसमें भी कहा गया है, आईपीसी में भी 354 में सेक्शन जोड़े गए कि महिला अपनी निजता की स्थिति में हो तो उसका कोई भी वायलेशन नहीं करेगा। महिला के लिए तो है राइट टू प्राइवेसी, मैन के लिए भी है, लेकिन मैन के कई सीधे एक्सप्रेस प्रोविजंस नहीं है, वो इन जनरल राइट टू प्राइवेसी को क्लेम कर सकता है। वुमेन के बारे में 354 में जो न्यू सेक्शन जोड़े गए हैं उनमें प्रोविजन किया गया 354 सी व्योरिज्म और इनमें। तो
ये राइट टू प्राइवेसी हर व्यक्ति के जीवन में इतनी राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए। मोबाइल के आने के बाद में हम सबकी राइट टू प्राइवेसी अब खत्म हो गई। हमको मन में लगता है कि राइट टू प्राइवेसी है, बट राइट टू प्राइवेसी नहीं है। अब फोन में सारा डाटा है, फोन खंगालो पता चल जाएगा कौन किससे कब बात कर रहा था, कब चैट किया, कब वीडियो कॉल किया, कब कौन सी चीजें शेयर की, ये सारा आ जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी ने राइट टू प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा दी, बट लो आज भी राइट टू प्राइवेसी का राइट टू प्राइवेसी होनी भी चाहिए। कितना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए तो भी राइट टू प्राइवेसी रहेगी। इसके बाद में पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि भारत आज दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री हो गया, जबकि इतना एरिया हमारे पास में नहीं है। ये एरिया मुश्किल से 50 करोड़ लोग यहाँ पे रह जाएं, इससे 3 गुना ज्यादा 150 करोड़ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और रात दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आज दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री हो गई इतने कम एरिया में। इसलिए जैसे हमारे पंचायती राज सिस्टम में, जैसे हमारी म्यूनिसिपैलिटी में और गवर्नमेंट जॉब में 2 चाइल्ड नॉर्म्स लागू कर रखा है, ऐसे हर जनप्रतिनिधि को, चाहे एमपी हो, एमएलए हो या कोई सी भी जॉब हो, उन सब में 2 चाइल्ड पॉलिसी का नॉर्म स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहिए। जावेद वर्सेस हरियाणा के केस में भी कोर्ट ने कहा था कि आपको पंचायती राज का सदस्य रहना है तो 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे लिए, पहले एक गाना बनाया था, दुनिया वाले चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। अब ये गाना उल्टा बनाना चाहिए कि दुनिया वाले चाहे जितना जोर लगा लो, तुम लगाते रहो, हम थोड़ा जोर कम करेंगे, 2 बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं करेंगे, बच्चे 2 ही अच्छे। ऐसा पहले परिवार कल्याण विभाग का नारा होता था, हम तो हमारे तो, ऐसा भी नारा होता था। तो ऐसा हमें पॉपुलेशन कंट्रोल खुद को भी करना चाहिए और गवर्नमेंट को लॉ बना के कर देना चाहिए। जो 2 चाइल्ड नॉर्म्स पॉलिसी को नहीं मानता, गवर्नमेंट की सारी सब्सिडी से बाहर कर देना चाहिए। फ्री मेडिकल, फ्री चेकअप, गैस की सब्सिडी, हर चीज की, यानी उसको कोई गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लापरवाह आदमी है। जब देश की जनसंख्या पहले से इतनी ज्यादा है, हमारे पास सड़कें छोटी पड़ गई हैं, ट्रेनों में जगह नहीं है, बसों में जगह नहीं है। कुंभ हुआ था तो देखा कहीं जगह नहीं है कि लोग कुंभ तक पहुंच जाए। तो ऐसे में पॉपुलेशन कंट्रोल ही एकमात्र तरीका है। अब जो पैदा होंगे उनको मार तो नहीं सकते, तो तरीका है कि जो पैदा हो गए वो थोड़े कम लिमिट में पैदा करो। 2 जने हैं, 2 जने मिल के पैदा किए तो 2 जने 2 ही तक पैदा कर लो, पॉपुलेशन कांस्टेंट रह जाएगी। उसके बाद में साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के नाम पे अब तो किसी को भी हम फोन करते हैं तो आजकल अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देती है, जिसमें आप युवा पीढ़ी कहती है अमिताभ बच्चन ज्ञान दे रहे हैं। तो वो कहते हैं साइबर क्राइम से डरे नहीं, ये नकली पुलिस वाला, सीबीआई ऑफिसर या जज बन के कोई फोन करे तो अपने को डरना नहीं है। साइबर क्राइम के नाम पे लोगों ने पहले ट्रेडिशनल क्राइम होते थे, चोरी, लूट, डकैती, एक्सटॉर्शन, उद्दामन, ये सारे छोड़ दिए। अब इस पे आगे कि किसी के खाते में पैसा पड़ा सीधा ही निकाल लो, बारकोड से या किसी और तरीके से कोई चीज पूछ लो, ओटीपी पूछ लो उसको, या सीधा उसका बारकोड स्कैन कर लो। कई लोग तो ऐसे हैं कि अकाउंट को हैक करके उसमें से निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों ने जो अपराध किया है वो साइबर क्राइम आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे डीप फेक का मामला हो, वो भी एक साइबर क्राइम की कैटेगरी है। चाहे पैसे इस तरह से लोगों के अकाउंट में से निकालना, साइबर क्राइम। देश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम झारखंड और यहाँ पे और हमारे स्टेट ऑफ राजस्थान में सबसे ज्यादा ये जो मेवात है, ये अपना केवल इधर जो बच्चे पढ़ते थे, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे, ये साइबर क्राइम में उलझे हुए। जो साइबर क्राइम में उलझ गया उसका करियर खराब हो जाएगा, परिवार खराब हो जाएगा। इसलिए अच्छा ये क्राइम से दूर रहें और स्टडी करें, क्योंकि आने वाले समय में हर जगह हमको, जैसे ये हमारे पुलिस थाने देखने को मिलते हैं, ऐसे साइबर पुलिस स्टेशन और साइबर कोर्ट भी हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में या ऐसे में टॉपिक आएगा, इस पे हमको अपने विचार लिखने। रिलीजियस रिवॉल्ट या धार्मिक दंगे, जो भी इस प्रकार के, पहले हमारे देश में बहुत दंगे हुए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल जो चित्र बने हुए हैं, 22 चित्र हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 पिक्चर्स हैं, फोटो हैं। उसमें भी नोआखली में जो दंगा हुआ उसमें गांधी जी की
एक चित्र बना हुआ है कि नोआखली के दंगों को रोकने का आग्रह आह्वान करते हुए। तो पहले देश में बहुत धार्मिक दंगे होते, हमारे देश का तो विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ। कुछ लोगों ने ऐसे सोच लिया कि जैसे हिंसा करना उन्हीं को आता है, दूसरों को नहीं आता। तो ऐसे धार्मिक दंगे जो होंगे उनको रोका जाए। पिछले 10 साल से 2014 से जब से केंद्र में सरकार बदली है, देश में कई धार्मिक दंगे नहीं, लास्ट 2002 में गुजरात में हुआ था। उसके बाद में कोई धार्मिक दंगा नहीं हुआ, आगे भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा मुजफ्फरनगर में हुआ था जाटों और मुसलमानों का, और उसके बाद में कहीं ऐसे दंगे देखने को नहीं मिले। लेकिन मणिपुर में बहुत बड़ी हिंसा, उनको जातीय हिंसा थी, धार्मिक नहीं थी, मेती, कुकई और नागा की। तो ये हमको अभी तक नोआखली के दंगों से लेके पार्टीशन में हुए धार्मिक दंगे, सारी चीजों का हमको वर्णन करते हुए इस धार्मिक दंगों के बोलने के लिए कहा जाता है। तो अपने को अपना विचार रखना है। आज पढ़ाई लिखा समाज है, धर्म के नाम पे मरने कटने का समय नहीं है कि आपको जो धर्म फॉलो करना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है वो धर्म फॉलो करिए। आर्टिकल 25 से 28 फंडामेंटल राइट्स में हमें कहा गया है अपना काम करिए। धर्म के आधार पे ये दंगे करना, इनमें अब आज के समय कोई औचित्य नहीं रहा। यह हेट स्पीच अब ये इसी के लिए ले चुका है। हेट स्पीच किसी के प्रति, किसी महापुरुष के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, जातियों के प्रति ऐसी बात कह देना, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस हेट स्पीच या हेट स्पीच, ये कोई अच्छी बात नहीं। कोई भी व्यक्ति करे, इसको भी क्राइम डिक्लेयर किया गया है भारतीय न्याय संहिता में, उसमें हेट स्पीच को भी कवर किया गया है। और ऐसा कह करके इससे क्या होता है, जातियों की जातियां आमने सामने हो जाती है। और हमारे राजस्थान में तो तैयार ही रहते कि खाली बैठे लोग हैं, किसी महापुरुष पे बयान दे देंगे, महापुरुष हमारे पहले होके चले गए, वे महाराजा सूरजमल रहे हो, महाराजा महाराणा प्रताप रहे हो, जो भी हमारे राजा रहे हो, या शिवाजी महाराज रहे हो, अब उनके बारे में बात करना या मुगलों की बात करना अब कोई औचित्य नहीं है। किसने क्या किया, अब वर्तमान 5G जनरेशन है और उस इतिहास को लेके हम फोकट में झगड़ रहे, जो हमारे पुरखे करके हमारा दादा क्या कर गया वो बस में नहीं है, हम खुद क्या कर सकते हैं वो बस में है। तो उन चीजों को लेके ऐसे नफरत भरे भाषण देना और उन पे तनाव पैदा करना समाज में, इस पे भी एक कानून बना हुआ होना चाहिए। और लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी पोस्ट को कम से कम शेयर करें और समाज में कोई भी नफरत फैलाने वाली हेट स्पीच हो, इनको रोकें। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हर कुछ कंटेंट जो आ रहा है, कई लोग बिना पढ़े बिना दिमाग लगाए सीधा आगे भेजते हैं, तो ये चीजें गलत है। और अलग अलग सेनाएं बनानी, फलानी सेना, अरे एक सेना है भारतीय सेना, उसके बाद में बाकी सेनाओं का कोई औचित्य नहीं है। उन सब पे बैन लगाना चाहिए और उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस समाज की बनी, सब समाज में बनी है, ऐसा कोई समाज नहीं है। जैन समाज में बना ली ध्वल सेना, और ब्राह्मण समाज में बना ली विप्र फाउंडेशन विप्र सेना, राजपूत समाज में बना ली करणी सेना, जाट समाज में बना ली तेजा सेना। कहाँ जाएगी ये सेनाएं? इन सब पे रोक लगनी चाहिए। क्यों कि भारत में भारतीय सेना चलेगी, सेना नाम का विश्व जो कर रहे हैं, ये नफरत फैलाते हैं। फिर ऐसे लोग बैठे जाति के आधार पे जहर बदलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सारी जातियां अच्छी हैं, सारे धर्म अच्छे हैं, बस सबसे ऊपर भारत को रखें, इंडिया फर्स्ट, उस विचार को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े और नफरत की बात ना करें, अपनी पढ़ाई करें, आगे बढ़े। उसके बाद में सेडिशन, राजद्रोह IPC 124A में था, जिससे ऐसी बोमार्डकर के केस से कह दिया इसको होल्ड पे रखा जाए। और अब जो न्यू लॉज आए हैं IPC के भारतीय न्याय संहिता आइए, उसमें सेडिशन को एक नए रूप में, जो देश विरोधी गतिविधियां करेगा उनको, उनके लिए देश के खिलाफ लोगों को भड़का देना। भारत सरकार के, हाँ, प्रधानमंत्री की आलोचना की, सरकार की आलोचना की, मुख्यमंत्री की आलोचना की, वो राजद्रोह नहीं है। और जो वो काम कर रहे हैं उनकी जैसी मॉडस ऑपरेंडी है उसके बारे में बोला, वो भी आलोचना नहीं है, राजद्रोह नहीं है। ऐसा कुछ करना जिससे लोगों के मन में भारत के स्थापित सरकार के प्रति विद्रोह उत्पन्न हो जाए, लोग विद्रोही हो जाएं, युद्ध करने पे आतुर हो जाए सरकार के खिलाफ, जैसे मणिपुर में हुआ।
ऐसे सब पे सेडिशन लगा देना चाहिए, राजद्रोह लगा देना चाहिए। किसी एक जगह के तो हमारे गांधी जी पे, नेहरू जी पे, तिलक जी पे, इन पे लगा था, यानी क्रांतिकारियों पे लगा था, इसलिए हमको इनको नहीं रखेंगे। तो क्रांतिकारियों पे सारी धाराएं लगी है, तो सारी खत्म कर दो, यही थोड़ी लगी, और भी अपने लिए झूठी सच्ची लगाई है। तो राजद्रोह रहना चाहिए। जो देश विरोधी गतिविधि करेगा उसको देश विरोधी गतिविधि की तरह ही सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद में ई रूपीज पे भी कई जगह ग्रुप डिस्कशन में ऐसे राइटिंग में पूछा जाता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी पूछा जाता है। आज हमें जेब में पैसा रखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा मोबाइल पे गए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये और ऐसे ई रूपीज। एक और आता है इसी में क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ऑथराइज नहीं है रिजर्व बैंक के द्वारा, बट ई रूपीज है, वो रिजर्व बैंक के द्वारा ऑथराइज है। तो इसमें पैसा या कैश रखने की आवश्यकता नहीं है। इन पे भी अपने व्यू आप दे सकते हैं। ऐसी सरोगेसी, उधार की को, जैसे एक कोई व्यक्ति है, मेल है, फीमेल है, उनके वो कंसीव नहीं कर रही है, तो किसी और वुमेन की एग लेकर के या किसी का क्रोमोसोम लेकर के उसको फर्टिलाइज करेंगे। इसमें पॉसिबिलिटी कम रहती है, यानी कम पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन ऐसा कोई करता है सरोगेसी के नाम पे, उधार की कोख के नाम पे, तो उसका पहले से इस बात का डिक्लेरेशन, ऐसा नहीं कि वो बच्चा होने के बाद में ना दे। तो इस पे भी हमको एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो बड़ी सेमिनार हुई थी, इस पे नेशनल सेमिनार हुई थी, सरोगेसी, उधार की कोख। ये बीच में बड़ा एक चर्चित बहस का मुद्दा चला था। अब उतना ज्यादा चर्चित तो नहीं है, फिर भी कोई पूछ ले तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। यानी कई लोगों के जो पैसे वाले हैं, क्योंकि गरीबों के तो ये काम है ही, जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो किसी महिला को दिया और उसको पैसे दे दिए कि आपके ये बच्चा हो जाएगा, तो ये इस बच्चे को इनको लेब में, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, उसको वहां इंसर्ट करा के उनकी कोख में वो बच्चा पले बढ़े, यानी और पैदा हो जाए, और उनको फिर इस एवज में पैसे दे दिए जाए। देखो साइंस और टेक्नोलॉजी से इंसान यहाँ तक आ गया है। तो सरोगेसी, उधार की कोख, इस पे भी अगर आपको पूछें तो अपना व्यू देना। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में और भी बहुत चेंज होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत ऐसा करें, उन जो चेंजेस होने वाले उनको देखते बहुत छोटा टूल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए यूजफुल भी है और ये घातक भी है। सारे काम इसको दे दो, ये फटाफट कंप्यूटर से कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये कि सारे काम सही कर देगा। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचिंग को रिप्लेस कर देगा? नहीं कर सकता। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवोकेट्स को रिप्लेस कर देगा? नहीं कर सकेगा। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चे पैदा करेगा? नहीं कर सकेगा। हाँ, बीमारियों का इलाज कर देगा कुछ हद तक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई सारी चीजें इजी हो जाएंगी, तो कुछ चीजें टफ भी हो जाएंगी लाइफ में। इससे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जहां होता है उसको उसी तरीके से रोका जाएगा जैसे एक सामान्य व्यक्ति करता है। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज करता हूं तो वहां पे लायबिलिटी मेरी बनेगी, अगर मैं किसी के ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे। किसी का चेहरा, किसी का बाकी का नीचे का हिस्सा दिखा के कोई भी फोटो बना दिया या कोई और चीजें बना दी, वॉइस किसी की, फेस किसी का ऐसा बना दिया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे ऐसा करते हैं। तो वो क्राइम है, साइबर क्राइम आता है, उसको रोका जाए। ऐसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई, हमने राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 45 डीपीएससी में भी और 51A के में भी ये राइट टू एजुकेशन के बारे में है। पहले हमारी पॉलिसी एजुकेशन की थी वो 10+2+3 की थी, अब हो गया 5+3+2+2+3। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया। इम्पैक्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लीगल एजुकेशन। इससे लीगल एजुकेशन पे क्या इफेक्ट आएगा? तो जो लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, साल 2 साल का ब्रेक आ गया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, फिर चाहते हैं अब हम वापस पढ़ लें, या बच्चे बड़े हो गए कि अब हम वापस पढ़ लें, तो ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर किसी भी वजह से ब्रेक आया है, चाहे वो बीमार हो या कोई भी कारण है, तो वहीं से अपनी स्टडी को आगे कर सकता है, कंटिन्यू कैरी ऑन कर सकता है। और कहीं पे जैसे किसी की यूनिवर्सिटी या कॉलेज चेंज होना हो
तो वो भी एजुकेशन पॉलिसी में ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। इसके बाद में कोविड का भले ही अब टॉपिक थोड़ा पुराना हो गया क्योंकि 2020 की बात है, 5 साल हो गए, फिर भी पूछा जा सकता है कोविड के बारे में क्योंकि कोविड के केसेस अभी भी देश भर में आ रहे हैं। तो ऐसा कोविड की सिचुएशन, कोविड के समय जो हमने फेस किया और जिससे हम बचे, मास्क, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ को सही से धोइए और दूरी बना के रखिए। ऐसा कोविड सिचुएशन में देश एक बार 10 महीने और एक बार 4 महीने बंद रहा, तो भी हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन नहीं आई। कोविड प्रॉब्लम को हम अच्छे से फेस करके आगे बढ़े। तो जब कोविड का लिखे तो पोस्ट कोविड जो डेथ हो रही है कोरोना के बाद में, वैक्सीनेशन के बाद में, चलते चलते आदमी की डेथ हो रही है और उसमें भी जनरली 25 से 35 वालों की डेथ सबसे ज्यादा हो रही है। तो वो भी दिखाना है कि वैक्सीनेशन का असर है। जिन बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ वो इस सडन डेथ से बचे हुए हैं, लेकिन इस तरह के कोरोना जैसा खतरा उनको ना हो, इसके लिए ये कोविड इफेक्ट, प्री कोविड और पोस्ट कोविड भी दुनिया ही बदल गई। कोविड की वजह से टेक्नोलॉजी में भी बहुत चेंज आ गया। इंडिया शायद 20 ईयर और लगते एडवांस होने में, कोरोना में 10 महीने में घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास हो, ये स्मार्ट क्लास, मैं अभी यहाँ ऑनलाइन बोल रहा हूँ, आप भी यूट्यूब पे देख लेंगे थोड़ी देर बाद में, ये भी सारा कोविड का ही इफेक्ट है। वरना इतना जल्दी नहीं होता, टाइम लगता। हमें शुरू में कोरोना में जब सब चीजें बंद हो गई, बच्चों के साथ मोबाइल की क्लास दो, मोबाइल की क्लास दी जाती है, ये स्मार्ट बोर्ड, ये कैमरा, ये यूट्यूब पे सीधी क्लासेस जाना, ये पहले बहुत कम जगह ऐसा होता था, अब तो ये आम बात हो गई है। तो ये कोविड और ये यूट्यूबर्स जितने पैदा हुए हैं, पनपे हैं, ये 10 महीने में खाली बैठे घरों पे बैठे बैठे टिकटॉक पे वीडियो बनाते बनाते, तो ये कुछ इसके अच्छे कुछ बुरे और जितनी कैजुअलिटीज हुई, डेथ हुई, वो हमारे लिए नुकसान है। तो ये कोविड इफेक्ट पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें अगर हमें ग्रुप डिस्कशन में पूछा जाए ऐसे रेटिंग में, तो हमको ये अपना व्यू रखना है। डेफिनेशन मानहानि, ये भी हेड स्पीच वाली उस कैटेगरी में किया जाता है, कोई किसी व्यक्ति का जानबूझ करके ऐसी कोई बात बोलेगा जिससे समाज के बाकी के लोगों की नजर में, उसके मान में कमी आ जाएगी, उसका डेफिनेशन होगा। तो ये मानहानि के बारे में आईपीसी में 499 और 500 सेक्शंस में इसका प्रोविजन था। 499 में डेफिनेशन, इसके एक्सेप्शन, इनको डिफाइन किया गया था। 500 में पनिशमेंट का प्रोविजन था। इस पे अपने विचार देने हैं कि ऐसी कोई बात नहीं कहे जो सत्य घटना हो, वो बात तो कह सकते हैं, पब्लिक डोमेन में वो भी कह सकते हैं, लेकिन जो बातें झूठी हो और किसी को बदनाम करती हो सरल भाषा में कहें, तो वो डेफेमेशन की कैटेगरी में आ जाएगी। ऐसे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, विलंब से दिया गया न्याय अन्याय के समान है। इसके साथ में एक चीज और जोड़ दीजिए, जस्टिस हरी जस्टिस बरी, ऐसे जल्दबाजी में दिया गया न्याय वो उससे भी घातक है। कैसे विलंब से न्याय देंगे? अभी एक केस आया है यूपी में, यहाँ पर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 103 साल हो गई, 46 साल से वो जेल में, ऐसे मामले में जेल में बंद कर रखा है जो अब जाके इनोसेंट पाया गया है। इतना विलंब से न्याय हो रहा है। अब आदमी के जीवन के वो 46 ईयर को कोई लौटा नहीं सकता। तो ऐसे इतना डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है और बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं जस्टिस हरी जस्टिस बरी। तो क्या करें, ना तो जल्दबाजी करें ना ज्यादा डिले करें, एक संतुलित समय में चलते हुए हमको जस्टिस प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि किसी के साथ में इनजस्टिस ना होने पाए। ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले इतने सालों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के क्लोज 3 में वुमेन रिजर्वेशन की बात है और 15 का क्लोज 4 है जो फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया, जिसमें एससी/एसटी का रिजर्वेशन दिया गया था। तो वो तो बाद में जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट। 15 का क्लोज 3 तो पहले से वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ की बात करता है। तब से अब तक महिलाओं को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया हमने। कल परसों एक घटना हुई है जिसमें एक लड़का अच्छा व्यापारी था, उसकी पत्नी उसको घुमाने के लिए नॉर्थ ईस्ट ले गई और वहां पे 2-3 लोगों को बुला के उसकी हत्या करवा दी। 5-7 दिन तक तो खुद भी इधर उधर फरार रही, अब वो भी पकड़ में आ गई। कोई टुकड़े करके ड्रम में डाल रही, कोई सांप को डसवा रही है। कई लड़के तो वैसा कहने लगे
कि हम शादी नहीं करेंगे, हमें जीने तो, शादी करते ही हमारा अब धीरे धीरे वो भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वुमेन के फेवर में खूब सारे लॉ बना दिए और बहुत ज्यादा पावर रिजर्व देंगे, चाहे वो मैन को दें चाहे वुमेन को। वो मिसयूज ही होना है, इसलिए कहते हैं ना, मोर पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो पावर जितना ज्यादा होगा उतना ही करप्ट होगा, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो। इससे संतुलित होना चाहिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक बैलेंसिंग वे में होना चाहिए और जेंडर न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए लॉ में और सब चीजों पे। अगर मैन गलत है तो मैन को पनिश करिए, वुमेन गलत है तो वुमेन को पनिश करिए। वुमेन का एम्पावरमेंट इसलिए होना चाहिए जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देके उनका अपलिफ्टमेंट करना है, ऐसे महिलाओं को भी बहुत से सालों से दबाए रखा, पढ़ने नहीं दिया, बाहर नहीं आने दिया। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत जरूरी है। फार्मर्स बिल, ये भी अब पुराना हो गया टॉपिक। किसानों के जो कृषि के 3 बिल आए थे उनको लेकर के, जिसमें किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे कई महीनों तक, ये फार्मर्स बिल को लेकर के कि वो अच्छे थे या गलत थे, उनपे अगर कोई व्यू जीडी में यानी ग्रुप डिस्कशन में ऐसे रेटिंग में पूछते हैं तो हमको हमारा संतुलित विचार इसमें रखना है। राइट टू प्रोटेस्ट, विरोध करने का अधिकार। जैसे फार्मर्स बिल में किसानों ने प्रोटेस्ट किया, या सीएए के नाम पे जो मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किया शाहीन बाग में, तो ऐसे प्रोटेस्ट करना तो राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट में वायलेंस करना किसी का राइट नहीं बनता है। अगर ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगर कोई वायलेंस करता है तो वो अलाउ नहीं होगा। वर्चुअल कोर्ट्स, ये कोरोना के बाद में खूब बढ़ा है। ऑनलाइन वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में कि लाकर के पेशी करवाएं किसी एक्यूज की, तो उसके बजाय, या फिर कोई फॉरेन, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई न्यूजीलैंड, इंग्लैंड है, तो ऐसे व्यक्ति को ऑनलाइन हियरिंग हो जाए तो वर्चुअल कोर्ट्स का भी। और अब नई भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम से तो ये वर्चुअल कोर्ट्स का और इम्पोर्टेंस बढ़ गई। पहले भी थी, कोर्ट के भी जजमेंट थे। इसी तरह से अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ योजना, ये भी काफी कंट्रोवर्शियल स्कीम है, जिससे आज भी हमारी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी उसने कह रखा कि जैसी सत्ता में अग्निपथ को वापस ले लिया जाएगा। और वास्तव में अग्निपथ वापस होनी चाहिए। 4 साल तक कोई सेना में रहेगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। 4 साल में वो ट्रेन ही नहीं होगा ठीक तरह से। तो ऐसे अग्निपथ योजना इस भारतीय फौज का जो जज्बा, जो जोश, जो जुनून है, वो 4 साल में आप नौकरी करेगा, उसके बाद निकाल देंगे, वो कहीं इधर उधर बाकी प्राइवेट जगह नौकरी करता घूमेगा और परमानेंट उसकी कहीं लग जाती, उससे भी चला जाएगा। इसलिए अग्निपथ स्कीम, क्योंकि हम लोग तो आर्मी एरिया से आते हैं, हमारे शेखावाटी में सबसे ज्यादा लोग सेना में हैं। अग्निपथ स्कीम को किसी भी एंगल से हम लोग सही नहीं मानते और सही है भी नहीं। जिनके फौज में नहीं है वो फोकट का ज्ञान देते हैं, ये अच्छी है टेक्नोलॉजी, ऐसी है, जरा खुद के परिवार से फौज में भेज के दिखाओ और 4 साल में सही हो जाएगा और उसको सही का दर्जा भी नहीं देंगे। 6 लाख का चेक पकड़ा के रवाना हो जाएंगे। भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में यहाँ पर वीडियो आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय, उस परिवार को क्या मिलेगी, इकलौता बेटा था, हो गया अग्निपथ के नाम पे सही। तो ऐसा नहीं करना। फौज का ये निजीकरण, ये ठेका प्रथा, ये बाद में हमको ये प्राइवेट जो भी है अंबानी अडानी, इनके चौकीदार नहीं छोड़ने। हमारे जवान हैं जो देश के बहादुर जवान हैं, उनको फौज परमानेंट होनी चाहिए। कोई अग्निपथ नहीं होना चाहिए। अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ योजना ये नहीं होना चाहिए। इस पे अपने को संतुलित विचार रखते हैं जब भी आपको जीडीपीआई में या ऐसे रहेंगे। G20 पे भारत में सबमिट हुआ, यानी भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ी, इससे दुनिया भर के देशों ने देखा। तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, ऐसा स्लोगन दिया गया। और G20 के समिट में देश के जो गौरवशाली, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसका चक्र है, वहां पे ले जाके उनके फोटो करवाया, उनको बताया, उसकी घड़ी की इंपॉर्टेंस बताई। तो ये सारी चीजें, और देश के अलग अलग शहरों में मीटिंग हुई, जहां जहां देश की इंपॉर्टेंट जो चीजें उनको बतानी चाहिए, उदयपुर हो, उदयपुर हो, ऐसे देश भर में सब जगह। तो G20 समिट से भी दुनिया के बाकी देशों ने भारत को जाना, भारत की समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी को, कल्चर को, इनको जाना। और ये हमारे लिए अच्छी बात है। G20 आने वाले समय में आप ऐसे लिखेंगे ओलंपिक का, तो शायद भारत ओलंपिक भी 2034-35 तक
ऑर्गेनाइज करवाने में सक्सेस हो सकता है, देखते हैं। तो ये G20 एक बड़ा समिट था जो हमने सक्सेसफुली हमारे देश में किया। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी या विमुद्रीकरण, ये जो फेक करेंसी नोट्स हैं उनको रोकने के लिए, उनसे जो हमारे पड़ोस में बनाए जाते हैं और यहाँ पे फैलाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, उनको रोकने के लिए ये डीमोनेटाइजेशन किया गया। इससे क्या नफे नुकसान है वो हमें एक संतुलित वे में हमारी बात को कहना है। ऐसे लव जिहाद, ये टॉपिक बीच बीच में उठता रहता है। अभी कुछ समय से ये थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी बहुत सारी घटनाएं ऐसे देश भर में होती हैं। जो मुस्लिम लड़के हैं हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं, पटा लेते हैं, प्रेग्नेंट कर देते हैं, बच्चे कर देते हैं, फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, फिर उनको या तो मार देते हैं, किसी शेख को दुबई में इधर ले जाके मार देते हैं। इसमें मूवी भी बनी है द केरला स्टोरी, वो उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति वास्तविक रूप से समाज में है। तो ऐसा कोई भी किसी धर्म को टारगेट बना के हिंदू मुस्लिम को या मुस्लिम हिंदू को, ये बिल्कुल गलत है। इसको भी लो बना करके रोका जाना चाहिए। हमें संतुलित विचार देना है। ऐसे ही सेक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन कि कॉल किया, वीडियो कॉल कर लो और उसके बाद में उसका फोन हैक कर लिया, सारे डाटा ले लिए और फिर उसको कहा 10 लाख 20 लाख रुपए दे। अब किसी के पास 10 लाख 20 लाख रुपए नहीं हो तो ऐसे लोग देश भर में लोगों ने मरना चालू कर दिया। तो ये भी एक अपराध का सीधा सीधा एक्सटोर्शन में सेक्सटोर्शन को जोड़ा जाना चाहिए और ये भी एक साइबर क्राइम की कैटेगरी का एक बड़ा अपराध है। तो हमें इसके बीजीडी में या ऐसे रैंकिंग में अपने विचार रखने चाहिए। ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग शुड बी ए ग्लोबल लॉ ऑन क्लाइमेट चेंज। ये दो टॉपिक को एक साथ किया, दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग और एक ग्लोबल, क्या इस पे कोई ग्लोबल लॉ हो सकता है क्या क्लाइमेट चेंज पे? तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग को हमें जितना भी जो भी कंट्री है उन सब कंट्री को इन सब पे जिससे हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है, वो एयर कंडीशनर हो या रेफ्रिजरेटर हो, इनसे हमें टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज करना कि कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो डैमेज हो, हमारा टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट भी हो और एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं हो, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इसके लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, क्योंकि दुनिया भर के ग्लेशियर पिघलते जाएंगे तो सी लेवल ऊपर आता जाएगा। दुनिया के बहुत सारे देश हैं उनका आज भी सी लेवल से नीचे का लेवल हो गया है, वो सब डूब जाएंगे इस हिसाब से। तो इसको हमें सेव द अर्थ, पृथ्वी को बचाना है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस गया है। ऐसे अभी बारिश का मौसम आने वाला है, तो इसमें हमें इसका एक ही इलाज है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए। पर्यावरण के प्रति नाराजगी से कुछ नहीं होगा, हम पौधे लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे तो हम इस ग्लोबल वार्मिंग से पार पा सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकली हम ऐसी गैस जो ग्रीन हाउस गैसेस को हार्म पहुंचा रही हैं उनको रोका जाए ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग रुके। इसके लिए एक इंटरनेशनली लॉ भी बनना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल लॉ से लोग प्रेशर में नहीं आते, उतना दबाव नहीं रहता। फिर भी हमारी पृथ्वी को बचाना है, ये हमारी सबका एक इंटरेस्ट हो, इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करेंगे सेव द अर्थ, तो ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए और ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए हम सबको एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए। तो ऐसे संतुलित ओपिनियन अपना ऐसे रैंकिंग में और ग्रुप डिस्कशन में रखना चाहिए। ऐसे सोशल मीडिया और दूसरा टॉपिक इसी में, शुड सोशल मीडिया बी रेगुलेटेड बाय लॉ। सोशल मीडिया जो आज पहले एक मनोरंजन का प्रकार होता था, रामायण जो गांव में रामलीला होती थी वो, या कोई बहरूपिया आता जिसको हम बोलचाल में भांड कहते हैं, बहरूपिया वो होता था, या कोई गांव में फड़ होती थी जो बाबूजी की बाची जाती है, या हमारा जो जागरण भजन संध्या का कार्यक्रम जिनको आज की भाषा में कहते हैं, ये गांव में मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। और धीरे धीरे सिनेमा आया, टीवी आया, रंगीन टीवी आया, टेलीफोन आया, फिर मोबाइल आया और अब स्मार्टफोन आ गया। उसके बाद से सोशल मीडिया पे
इतने सारे वीडियो, इतनी सारी रील्स, और ये सारा सोशल मीडिया का जो पूरा समाज पे, यानी लोग दिन भर रील को स्क्रॉल करते रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे और लगे हुए हैं, लड़के हो लड़कियां हो, अपना पढ़ाई का वैल्यूएबल टाइम अपनी लाइफ का खराब कर रहे हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया से अवेयर रहना है। अब न्यूज देखने के लिए और व्यूज देखने के लिए, दोनों चीजें, न्यूज और व्यूज, उनके लिए हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनमें जो फेक न्यूज और फेक व्यूज हैं उनसे बचना चाहिए। नेक्स्ट 34 ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, ऐसे ऑफेंसेस से हमें बच्चों को बचाना है, क्योंकि आज का बच्चा ही आने वाला भारत का भावी नागरिक है। इसलिए वो फ्यूचर है हमारा, भारत की पूरी दुनिया का। अगर दुनिया भर में सबसे ज्यादा क्राइम वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट में होते हैं, तो चिल्ड्रन को क्राइम से बचाने के लिए हमें ये पॉक्सो ऐसे जितने भी लोग बनाए गए हैं, चाहे पॉक्सो एक्ट हो, जेजे एक्ट हो, इन सब में और एक सोशल अवेयरनेस ला करके हमें बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों से बच्चों को बचाना है। बचपन बचाओ आंदोलन का केस भी सुप्रीम कोर्ट का है, और भी बहुत सारे केसेस इस पे हैं। और अब तो बच्चों के रिलेटेड ऑफेंस सेपरेट एक्ट भी आ गया, पॉक्सो है, जेजे एक्ट और पॉक्सो के कोर्ट भी सेपरेट बन गए, और चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन भी देश भर में बने। तो इससे हमें जीडी में और ऐसे राइटिंग में अपना संतुलित एक बैलेंसिंग व्यू हमको देना है। उसके बाद में 35 नंबर पे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पॉलिटिशियंस, राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता है, इसको भी कंपलसरी किया जाना चाहिए। चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, या वो म्युनिसिपैलिटी का मेंबर हो, या चेयरमैन हो, या पंचायत का मेंबर हो, या सरपंच प्रधान, या जिला प्रमुख हो, या मेयर हो, चेयरमैन हो, किसी भी पोस्ट पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसे एटलीस्ट कम से कम ग्रेजुएशन हो, ऐसा एक क्वालिफिकेशन और एक 2 चाइल्ड नॉर्म्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट बीए होना चाहिए। ये चीजें हमें लागू करना चाहिए। ऐसे पैंडेमिक जो भी महामारी आती है, वो कोरोना हो सकता है, वो स्वाइन फ्लू हो सकता है, वो डेंगू, चिकनगुनिया, कोई भी इस तरह का हो सकता है, या पहले एड्स आया था, एचआईवी एड्स, ऐसे सारी तरह की इन पैंडेमिक, इन महामारियों से भी हमें इस दुनिया को बचाना है, लोगों को बचाना है, नागरिकता को, सिविलाइजेशन को हमको बचाना है। ऐसे इलेक्ट्रल रिफॉर्म, चुनाव सुधार, या वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी बड़ा करंट का टॉपिक है, जिससे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी, वन नेशन वन इलेक्शन। हमने इससे तहत इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और आपको जीडी में ग्रुप डिस्कशन में और ऐसे राइटिंग ये टॉपिक आते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव सुधार, या वन नेशन वन इलेक्शन। तो इस पे भी हमें अपना एक संतुलित व्यू देना है। वास्तव में वन नेशन में वन इलेक्शन हो, मैं कह रहा हूं सारे इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। जैसे छात्र संघ चुनाव में एक रूम में जाते हैं, प्रेसिडेंट की सील लगा दी, दूसरे में वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। अरे आदमी निकला है तो एक ही काम में सारे काम, उसका ओपिनियन ले लो ना। एक बार एमपी का चुनाव, फिर एमएलए का चुनाव, फिर पंचायत समिति का चुनाव, फिर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, फिर बार काउंसिल का चुनाव, दुनिया भर के, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव, मतलब जितने सारे चुनाव होते हैं एक ही साथ करवा दो। वन नेशन वन इलेक्शन में एमएलए एमपी का चुनाव रखा है, ये पंचायत समिति का भी होना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी का भी होना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का होना चाहिए। सब इलेक्शन एक ही साथ करवा लो। अगर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन कराना एक ही साथ करो, बाद में हुड़दंग साल भर फिर अपना काम करिए, और इनका कार्यकाल जैसा है उसके अकॉर्डिंग चले। स्टूडेंट है तो उनका अपने हिसाब से एमएलए एमपी है, जितना टेन्योर है वो कवर है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन, वन इलेक्शन इज ऑल इलेक्शन, जितने भी हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 पार्ट 15 में हमारा इलेक्शन कमीशन करवाता है। उन सारे के सारे 324 से हमारा जो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से, तो पार्ट 15 भाग 15 में जो चुनाव आयोग कराता है, उन सब पे वन नेशन वन इलेक्शन और इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए। अनाप शनाप दुनिया भर का खर्चा हो रहा है,
ये बंद हो जाएगा। चुनाव के नाम पे जो करप्शन है वो रुकेगा और चुनाव के नाम पे जो अपराध है वो भी रुकेंगे। इसलिए इलेक्टरल रिफॉर्म और वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में साल भर इलेक्शन ही होते रहते हैं। आज बिहार का चुनाव है, कल दिल्ली का चुनाव आ जाएगा, फिर किसी और स्टेट का आ जाएगा, तो सरकारें काम नहीं करती है। और साल भर चुनाव के लिए घूम घूम के भाषण देना और चुनाव में वोट लेने के लिए ऐसा माहौल बनाना जिससे देश को नुकसान होता है। इसलिए वन इलेक्शन वन नेशन हमारे देश के लिए बहुत बहुत जरूरी है। फ्री बीज, ये भी इलेक्शन के नाम पे जितने भी लोग चुनाव लड़ते हैं वो फ्री घोषणाएं करते हैं, हम कंप्यूटर देंगे, हम स्कूटी देंगे, हम ये देंगे, इतना चावल देंगे, इतना अनाज देंगे। अभी एक यूट्यूबर ने ऐसा वीडियो बनाया, एक जिले का, शायद दौसा जिले का था, सब जिलों का यही हाल है। हजारों की संख्या में एक्टिवा जो है वो सड़ रही है, खराब हो गई सारी की सारी। लाए गरीब बच्चियों को देंगे, राजनीतिक कारणों से नहीं दी गई, सरकारें बदल गई, अब बांट दी है, वो सब कबाड़ हो गई, कचरा हो गई, पैसा लग गया सरकार का, अब वो खराब हो गई सब। तो ऐसा फ्री बीज के नाम पे ये स्कूटी दे देंगे, ये साइकिल दे देंगे, ये सब चीजें रोकनी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम दे देंगे, तो उनको कहना चाहिए तुम तुम्हारे पार्टी फंड से दे रहे हो तो दीजिए, जनता के पैसे से नहीं देना। थोड़े दिन बाद देखना लोग कहेंगे हम इतना जीबी फ्री डाटा दे रहे हैं, फ्री डाटा चालू कर देंगे, हम वाईफाई दे रहे हैं फ्री बीज के नाम पे। अशोक गहलोत ने तो मोबाइल तक बंटवा दिए थे, मिर्च हल्दी धनिया तक बंटवा दिया था। तो ये सारी चीजें फ्री बीज के नाम पे, क्योंकि उनका कौन सा घर से पैसा लग रहा है, जितनी चीजें बढ़वाएंगे उतने घोटाला करेंगे, जनता का पैसा वो चुना लगेगा। इसलिए फ्री बीज के नाम पे बिल्कुल बंद होना चाहिए। सब्सिडी दे रहे हैं वो भी व्यक्ति को हर चीज देखते हुए, टू चाइल्ड पॉलिसी का नॉर्म्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए बाकी सब चीजें लागू होनी चाहिए। और बहुत सी चीजें जो नशे की चीजें हैं उनसे भी आधार कार्ड जोड़ देना चाहिए। जैसे दारू पीने के लिए उसके पास में 200-500 रुपए होंगे और अनाज के लिए पैसे नहीं है, वो फ्री का राशन उठा के खा रहा है और उसी को बेच के दारू भी पी रहा है। तो ऐसे फ्री बीज का जो मिसयूज हो रहा है उसको भी रोका जाना चाहिए। इस पे भी हमें अपना संतुलित व्यू देना है। प्राइवेटाइजेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी संस्थानों में निजीकरण, इसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए। सरकारी संस्थान बहुत लंबे समय से बनती हैं और गरीब आदमी को कहीं भी कोई नौकरी देगा तो सरकार दे सकती है। आज जैसे रेलवे हमारा दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो भारत के पास में है, उसमें गरीब आदमी भी काम कर रहा है। इसका निजीकरण कर दोगे तो फिर जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको अच्छी सी अंग्रेजी बोलने वाला होना चाहिए, जो थोड़ा गोरा हो, अच्छी पर्सनैलिटी का हो, जिसको स्मार्ट या ब्यूटीफुल कह दो, ऐसे लोगों को दे देंगे। गरीब आदमी को कोई नौकरी नहीं देगा। गांव का आदमी जो ज्यादा इंग्लिश में चटपट नहीं कर सकता उसको कोई नौकरी नहीं देगा। या फिर बहुत ज्यादा सुंदर लड़के या लड़कियां जो अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते उनको नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि उनको ग्लैमर चाहिए, ब्यूटी चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए, इंग्लिश चाहिए। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में सब डबल संगी भरे हुए, गवर्नमेंट में भी अच्छे लोग जाते हैं, एग्जाम दे करके जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए वो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर ही बना रहे, प्राइवेट सेक्टर बना रहे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में औने पौने भाव में गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट लोगों को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब जिस चीज को गवर्नमेंट चला सकती है, गवर्नमेंट चला नहीं रही, एक आदमी चला रहा है, ये काम की बात है। इसलिए उसको गवर्नमेंट चले, ऑफिसर करप्ट है तो उनको हटाए वहां से। आजादी का अमृत महोत्सव, ये भी अब टॉपिक हो गया। अब तो हमारा संविधान लागू होने का भी अमृत महोत्सव, इसके भी 75 ईयर पूरे हो गए, 76 ईयर चल रहा है। तो ये हमने आजादी का इतना लंबा सफर तय कर लिया। तो इस पे भी अगर कोई पूछा जाए तो भारत की यात्रा जहां से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था या संविधान लागू होने से पूछे इन 75 सालों में हमने क्या किया, इन अब तो थोड़े दिन बाद में 80 साल हो जाएंगे, तो इसमें हमने क्या किया है। मोदी जी जैसे सपना दिखाते हैं 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, अच्छा है, ऐसा स्कीम उन्होंने ली और ऐसी बात को कही, ऐसे कलाम साहब भी पहले कहते थे। तो अच्छी बात है, 2047 तक विकसित बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो ऐसे अमृत महोत्सव, अभी तक की 75 साल की यात्रा हमारी कैसी रही, 75 ईयर की जर्नी, और आने वाले 25 साल में हम ऐसा क्या करने वाले जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। हम सबको अपना अपना योगदान देना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इंडिया, नया भारत, ये जो आप वाली जनरेशन में नया भारत है, ये पुरानी पीढ़ी जैसा सोचती है ऐसा ये नहीं सोचती है। ये बहुत ही तेज गति से चलती है और
टेक्नोलॉजी को यूज करती है और इन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इसका सही दिशा में स्मार्टली यूज करते हुए हम भारत को 2047 तक 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। ऐसा हम सबका सपना है 150 करोड़ भारतीयों का, तब जाके भारत एक विकसित भारत बनेगा। क्योंकि 150 करोड़ की पॉपुलेशन को हम हमारे लिए भार मानने के बजाय हमारे लिए एसेट्स माने और इस देश को तरक्की की राह पे अग्रसर करें तो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा। ऐसे कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के बारे में भी कुछ ऐसे या ग्रुप डिस्कशन में आपको पूछ सकते हैं, तो दो एक टॉपिक रखे हैं। कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत क्या है, तो इसमें हमको ये हमारा जयगढ़, आमेर, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़, जितने भी हमारे गढ़ हैं, किले हैं, इन सब के बारे में हमको हमारे कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताना चाहिए। हमारी जो भी संस्कृति है, विरासत है, उसके बारे में। टूरिज्म इन राजस्थान, जितने भी ऐसे हमारे स्पॉट हैं, पिकनिक स्पॉट या टूरिस्ट या हेरिटेज स्पॉट हैं, इन पे जो टूरिस्ट जाता है उनके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, विद्युत से संचालित वाहन, इसके बारे में भी हमको हमारा ओपिनियन देना है। क्योंकि आने वाले समय में अगर हम पोल्यूशन को रोकना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल के लिमिटेड मात्रा तक वो खत्म हो जाएगा, तो हमें व्हीकल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो कौन से व्हीकल्स हम जिनके सारे चल सकते हैं, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ये पोल्यूशन भी नहीं करें और इनसे एक पेट्रोल डीजल की भी नेसेसिटी नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर लिया, थोड़े दिन बाद वो सोलर वाले आ जाएंगे, तो सोलर व्हीकल अभी भी आ रखे हैं। तो ऐसा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है, ऐसे ऐसे हमें इनके भी अपना संतुलित विचार व्यू हमको जीडी में ग्रुप डिस्कशन में और ऐसे राइटिंग में लिखना है। रिलीजियस टूरिज्म इन राजस्थान, राजस्थान में धार्मिक पर्यटन, राजस्थान में ही नहीं देश भर में ऐसे धार्मिक पर्यटन, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो हमें तिरुपति बालाजी का, वैष्णो देवी जी का, कामाख्या माता जी का, ऐसे राजस्थान में जैसे श्री नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर, चित्तौड़ में सांवलिया सेठ का मंदिर, पोखरण में रामदेव रुणीचा में बाबा रामदेव जी का मंदिर, ऐसे कहीं गोगा जी का मंदिर, कहीं तेजा जी का खरनाल में मंदिर, गोगा जी का ददरेवा में, ऐसे अलग अलग, कहीं कैला देवी का मंदिर, कहीं त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ऐसे हमारे बहुत सारे, या खाटू श्याम जी हमारे रिंगस में, चूरू में सालासर बालाजी, ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थान है, शाकंभरी माता। तो जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म में उन जगहों को बताना है जो लोग धार्मिक दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उससे भी वो भी एक टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। ये सोलर एनर्जी का हमने भी जैसे इलेक्ट्रिक वाली बात की, उसी का बढ़ा हुआ रूप सोलर एनर्जी का है। अब तो ट्रेनों पे भी सोलर प्लेट लगा करके उनका यूज कर रहे हैं, घरों की छतों पे। ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में है, ये नेचर से मिलने वाली एक सीधी, इसके लिए हमें कोई पानी से बिजली बनाना, कोयले से बिजली बनाने की आवश्यकता नहीं है। और इस समय में इतनी भयंकर धूप पड़ रही है, लग रहा है आने वाले समय में सोलर प्लेटें जल जाएंगी, कोई ऐसी बनानी पड़ेगी जो नहीं जले। लगभग कोई 50 के आसपास टेम्परेचर जा रहा है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। और कमरों में हम और घरों में, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का, कि घरों में बच्चे 16 के 17 के एसी चलाते हैं, रजाइयां ओढ़ के सो रहे हैं। ये भी तो देखो, एसी गर्मी छोड़ रही है, बाहर का आदमी परेशान हो रहा है। इन एसी की गर्मी से बाहर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, अंदर तो सुकून मिल रहा है लेकिन बाहर परेशानी हो रही है। इसके बाहर चलना रहना दिन में भी रात में भी दूभर हो गया है। तो ऐसे सोलर एनर्जी के बारे में, ऐसे इसी तरह से ये प्रोस्टिट्यूशन या वेश्यावृत्ति, इस पे भी एक केस में कोर्ट ने कहा प्रोस्टिट्यूशन ये प्रोफेशन, पुराना पहले का केस था, उसको जुडिशियल रिव्यू में कहा कि ये प्रोफेशन है लेकिन हम इसको लीगलाइज नहीं करते हैं, ऐसा भी कोर्ट ने कहा। उसके बाद में एनवायरनमेंट, पर्यावरण का हम सबको ध्यान रखना, ये एवरग्रीन टॉपिक है। ऐसा टॉपिक ग्रुप डिस्कशन में या हमारा ऐसे राइटिंग में पूछा जाए तो हम सबको पर्यावरण का ख्याल रखना है। आर्टिकल 48A हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो हम सब की DPSP में भी दिया हुआ है। ऐसा 51A का G, उसमें भी एनवायरनमेंट के बारे में दिया हुआ है।
तो ऐसा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एनवायरमेंट के लॉ भी हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब के बारे में। तो ये भी हमारे पर्यावरण से हम सबको अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए और एनवायरमेंट को रोकना भी है। अभी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को गया, दुनिया भर में ऐसी ट्रीटीज हुई हैं और देश में भी इस प्रकार के लॉ बने हैं जिससे हमारा एनवायरमेंट को हार्म नहीं हो। इसके बाद में ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग भी एक टॉपिक है जो आज भी हमारे देश में, मैंने जैसा कहा, पहले मैरिज थी, उसके बाद में लव मैरिज आई, फिर रिलेशनशिप, फिर सिचुएशनशिप, इस नाम पे लोग अपने बेटों को, बेटियों को, दामाद को, बहुओं को मार देते हैं। पहले जैसे दहेज हत्या के नाम पे मारते थे, आजकल ऑनर किलिंग के नाम पे मार देते हैं कि हमारी बेटी ने फलाने आदमी से शादी कर ली या फला आदमी ने हमारी बेटी से शादी कर ली, तो ये हमारी मांग नहीं है, इसलिए इनको मार दो। तो ऑनर किलिंग जो हो रही है, यानी इज्जत के लिए हत्या, इसमें राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इनके ये काफी और भी जगह संख्या ज्यादा है, लेकिन हम तो हमारे जहां रहते हैं उस जगह की बात करते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को घर से ऐसे संस्कार दें कि वो ऐसा कदम ना उठाए, ना घर वालों को ऐसी नौबत आए कि ऐसा कुछ करना पड़े, ये अच्छी बात भी नहीं है। तो इस पर अपने को संतुलित विचार देना। राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ हम सबका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। हमको राइट टू हेल्थ वैसे सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स में कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन ये परमानंद कटारा के केस में भी कोर्ट ने कहा, आईपीसी में भी प्रावधान है, भारतीय न्याय संहिता में भी है, और हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है। यानी ये बाकी चीजें अपनी जगह है सब, लेकिन अगर हेल्थ अच्छी है तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हेल्थ होती है। आदमी स्वस्थ है, ऐसा कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। हमारी संस्कृति में देखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हम सारी दुनिया के स्वास्थ्य की कामना करते हैं, अपना भी स्वास्थ्य अच्छा हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। इसलिए आज से नहीं, एंशिएंट टाइम से हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य तभी होगा जब आसपास का वातावरण, हर तरह का वातावरण अच्छा होगा। तो ये राइट टू हेल्थ। उसके बाद में एडवोकेट्स एक्ट जो राजस्थान में भी है, और एडवोकेट्स एक्ट के बारे में अगर कोई पूछता है कि आप एडवोकेट बनने वाले हैं, तो इसमें आप जब एलएलबी कर लेंगे, बीएलएलबी 5 ईयर कर लेंगे, तो या 3 ईयर एलएलबी कर लेंगे, तब आपको स्टेट बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का एग्जाम देना, ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम देना, ये एडवोकेट्स एक्ट के तहत ही है। ये सारा ओपिनियन अपने को देना। ऐसे ही अभी जो रिसेंट टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर, अभी हाल ही में हमारे देश में पहलगाम, जहां पे आतंकवादियों ने हमला करके और परिवार के साथ में घूमने आए लोगों को उनके सामने ही, उनकी पत्नी के सामने, बच्चों के सामने वो मिन्नतें कर रही हैं, तो भी उनको चुन चुन करके पहले देखा, धर्म के नाम पे गोलियां मारी, लोगों के कपड़े उतरा उतरा के उनको नंगा कर करके देखा कि हिंदू है कि मुसलमान है, उसकी सुन्नत कर रखी है नहीं कर रखी है। तो मुसलमान है तो कलमा पढ़ दे, तेरे को छोड़ देंगे, सुन्नत नहीं हो रखी है, कलमा नहीं सुना पा रहे, इसका मतलब मुसलमान ये गोली मार देंगे। तो फिर उसका इलाज करना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, जो पाकिस्तान ने भोगा। इधर हमारे कुछ लोगों को जान गंवानी पड़ी और उधर बहुत सारे लोगों को उन 2-4 लोगों के कुकृत्य के कारण मौत के घाट इस ऑपरेशन सिंदूर से उतारा। 2-3 ऐसे ऑपरेशन है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंदूर, कोरोना के समय ऑपरेशन चलाया गया, बाहर जो हमारे विदेशों में रह गए उनको लाए, रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध कर दिया, उनको लेकर के आए। ऐसे कुछ ऑपरेशन है जो हमको ध्यान रखना है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंदूर, ये ध्यान रखना। पहलगाम अटैक हुआ इसलिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, 5-7 दिन में उसको ठीक किया पाकिस्तान को। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये चेनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है, रेस जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको जगह भी पूछी जा सकती है, ये दुनिया का सबसे हाइट का रेलवे स्टेशन, सबसे ऊंची जगह का, जो भारत को कश्मीर से जोड़ता है। अभी तक कोई ऐसी ट्रेन नहीं थी, अंग्रेज भी नहीं बना पाए, जो अभी भारत ने बनाई है। बहुत साल का लंबा प्रोजेक्ट था, कई सालों से चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ये कार्य चल रहा था। तो ये दुनिया का सबसे ऊंची हाइट पे रेलवे स्टेशन है, रेलवे ब्रिज है,
जो चेनाब रेलवे ब्रिज के नाम से रैसी या रायसी जम्मू कश्मीर यहाँ पे भी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। ये हमारे देश को 2047 तक भारत को विकसित भारत बना लेंगे, ये इसका एक उदाहरण है। ऐसे देश भर में ट्रेनों का बिजली विद्युतीकरण चल रहा है, रेलवे स्टेशनों का काम चल रहा है, और ये जगह जगह ब्रिज, अंडरपास, रोड, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे तो बाकी चीजें भी अच्छी होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बातों से अच्छा नहीं होता, पैसे से होता है। तो जब हम अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप कर लेंगे तो बाकी चीजें भी साथ ही साथ सब तरफ से डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये भी आपका ग्रुप डिस्कशन का ऐसे राइटिंग का अच्छा टॉपिक हो सकता है, जिसपे अपने को अपना संतुलित विचार देना। इंडिया स्टैंड ऑन गाजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। गाजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, हमको एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है। भारत ने ना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कोई बहुत ज्यादा समर्थन किया, ना पुतिन का कहीं बहुत ज्यादा विरोध किया। एक संतुलित दृष्टिकोण। ऐसे ही इजराइल के साथ में हम खड़े रहे और गाजा का भी हम समझाते रहे। तो ऐसा एक संतुलित दृष्टिकोण भारत को इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में रखना है। भारत का भी कॉन्फ्लिक्ट अभी पाकिस्तान से हुआ, किसी दूसरे की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ऐसा इंटरनेशनली आपको बोला जा सकता है, ग्रुप डिस्कशन में इसके बोलिए या ऐसे राइटिंग इस पे करिए। तो गाजा पे भारत का जो गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप है, उसको और इजराइल का लेकर के है। तो जैसे भारत में बार बार पाकिस्तान से आतंकवादी हरकत करते हैं, ऐसे गाजा वाले भी इजराइल में करते हैं। तो इजराइल ने इस बार पूरा इलाज करने का सोच लिया, उसने बाकी का अपना अंदर का डेवलपमेंट कर रखा है और अब इसका पूरा ऑपरेशन करेगा। वो पूरी गाजा को हम हमारे बजट में मिलेंगे, क्योंकि कभी रुकेंगे, ऐसे रुकने वाले नहीं है। तो भारत को भी धीरे धीरे ऐसे ही करना पड़ेगा। तो पहले एक बार अपना डेवलपमेंट कर ले, फिर इसका भी इलाज इजराइल गाजा का कर रहा है, ऐसे ही पाकिस्तान का हो जाएगा धीरे धीरे। और रशिया और यूक्रेन वो चल ही रहा है 4-5 साल से, क्योंकि वहाँ यूरोपियन यूनियन अलग, अमेरिका अलग, रशिया अपने दम पे चल रहा है। तो ये ऐसे इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उस पर भारत का क्या स्टैंड रहता है, इसके अगर हमको ग्रुप डिस्कशन में या ऐसे राइटिंग में बोलने के लिए कहा जाता है तो हमको हमारे संतुलित विचार, बैलेंसिंग व्यू हमको रखने चाहिए। उसके बाद में रेज ऑफ डीफेक्ट टेक्नोलॉजी, लीगल और इथिकल चैलेंजेस। ये जितनी भी ये डीफेक्ट टेक्नोलॉजी आई है, इसमें किसी का चेहरा, किसी की फोटो कैसे भी बना के लोग लगा रहे हैं, वॉइस किसी की, फेस किसी का। तो ऐसे में इस तरह की टेक्नोलॉजी से हमको इथिकली तो लोग रुकें या ना रुके वो इनका इंटरनल मैटर है, लेकिन लीगली हम उनको बाउंड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इस पे भी अपना व्यू रखना चाहिए। और इंडियाज परफॉर्मेंस इन ग्लोबल रैंकिंग, एसटीआई प्रेस फ्रीडम एक्सेट्रा। तो हमारी ग्लोबल रैंकिंग क्या है, कई बार ये भी पूछते हैं ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग, डेवलपमेंट की रैंकिंग, एनवायरनमेंट की रैंकिंग, एजुकेशन, बाकी सब चीजों की। तो इसमें भी हम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ये भी हमारा एक इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसका एक इंडिकेशन है। लीगल एज फॉर मैरिज शुड इट बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल जेंडर्स। क्या विवाह की उम्र है वो सारे जेंडर यानी मेल फीमेल उन सब के लिए 18 साल ही होनी चाहिए, या मेल का 21, फीमेल का 18 होना चाहिए, या चेंज होना चाहिए? बिल्कुल 18 साल जब सब मेजर हो जाते हैं तो 18 साल मैरिज की एज कर देनी चाहिए। तो जिनको मैरिज करनी है वो इस एज में कर सकें, इसका भी हमें ध्यान रखना है, मैरिज की एज का भी। तो ये 18 ईयर होनी चाहिए, इस पे अपने को अपना ओपिनियन देना कि 18 साल का आदमी कोई भी एग्रीमेंट कर सकता है, वोट दे सकता है, तो मैरिज क्यों नहीं कर सकता? क्या 18 साल में फीमेल में समझ आती है, मेल में समझ नहीं आती? ऐसा तो है नहीं। तो ये 18 ईयर हो जानी चाहिए, एक इक्वलिटी इसमें हो जानी चाहिए, जेंडर न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए। कोई मेल का फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन लॉ के आधार पे नहीं, बाकी फीमेल अपनी जगह फीमेल ही रहेगी, मेल मेल ही रहेगा, लेकिन जेंडर फीमेल का सपोर्ट लॉ कर रहा है, मेल का नहीं कर रहा है, ऐसा इसको चाहे वो 375 रेप की डेफिनेशन या 663 भारतीय न्याय संहिता में, पहले 375 आईपीसी में थी, वहां जेंडर न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। जो गलत है उसको पनिश किया जाना चाहिए, और मैरिज के मामले में भी इसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए कि 18 ईयर है तो वो मैरिज कर सकते हैं। कॉलेजियम सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस इंडिपेंडेंस, ये जुडिशरी रिफॉर्म में स्टार्टिंग में भी हमने बताया था कि ये जजमेंट ऑफ द कॉलेजियम ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ है,
और ये इंडियन जुडिशरी के लिए भी उतना अच्छा नहीं है जितना आर्टिकल 312 में हमारा आईजेएस के बारे में प्रोविजन किया गया वो है। तो इसलिए हमें आईजेएस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जुडिशरी रिफॉर्म के नाम पे। और ये कॉलेजियम सिस्टम है, ये नेपोटिज्म को ज्यादा बढ़ावा देता है। आईजेएस आ जाएगा तो यूपीएससी के थ्रू जो रिटर्न एग्जाम होगा उससे चीजें ठीक होंगी, और जो टैलेंटेड यंग गर्ल्स और बॉयज हैं वो सिलेक्ट होंगे तो वहाँ नेपोटिज्म भी नहीं होगा, कोई इस तरह का फेयरनेस, फ्री और फेयर जुडिशरी को बढ़ावा मिलेगा। ये कॉलेजियम ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। उसके बाद में डेथ पेनल्टी, जिसको डेथ पेनल्टी को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, रखना चाहिए, इसके बारे में दुनिया भर में बहस चली। कई सारे देश हैं जिन्होंने डेथ पेनल्टी को हटा दिया, लेकिन अपने देश में डेथ पेनल्टी होना चाहिए ताकि लोगों को एक भय रहे, एक फियर रहे कि अगर उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया तो उनको डेथ सेंटेंस तक दिया जा सकता है। इसलिए वो इस भय, इस फियर में अपराध करने से पहले सोचें कि अगर उन्होंने अपराध किया तो उनको डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। जैसे निर्भया वाले मामलों में वो जितने रेपिस्ट थे उन सबको डेथ सेंटेंस दिया गया, जितने लास्ट जजमेंट होने तक जिंदा रह गए थे उनको। डेथ सेंटेंस को कैपिटल पनिशमेंट ये भी कहा जाता है। तो आपको कहीं कैपिटल पनिशमेंट पे अपना व्यू दो या डेथ सेंटेंस पे अपना व्यू दो, तो हमको हमारा संतुलित व्यू देना है। एंटी डिफेक्शन लॉज, सक्सेस और फेलियर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, जो दल बदल एक दूसरे से दल में भाग जाते हैं, इसको रोकने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो इलेक्शन कमीशन का है पार्ट 15 को इफेक्टिवली कैसे लागू हो उसके लिए पूरा का पूरा 10th शेड्यूल हमने ऐड किया। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट से 1985 में 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉज, दल बदल विरोधियों को रोकना, इसके बारे में ये एक सक्सेस ऑफ फेलियर, ये इसमें कहा गया कि दल बदल वाले हैं उनको रोका जाए। ऐसा ही ट्रिपल तलाक का जो निर्णय आया वो बहुत अच्छा निर्णय, वेलकमिंग निर्णय है। ऐसा सायरा बानो ने 3 रिट की थी, एक ट्रिपल तलाक की, निकाह हलाला और बायोगेमी। उधर तो 4-4 शादियां हो रही, पॉलीगेमी। तो ऐसे में उनको कैसे रोका जाए? तो ट्रिपल तलाक एक तो इस जजमेंट, सायरा बानो की जजमेंट से रुक गया। अब सायरा बानो की जजमेंट से निकाह हलाला भी रुकना चाहिए, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में सारी चीजें ऑटोमेटिक रुक जाएंगी। निकाह हलाला टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, टोटली एक फॉर्म ऑफ रेप है। और ये जो बायोगेमी, पॉलीगेमी कर रहे हैं, एक एक आदमी 4-4 महिलाओं से शादियां कर रहे हैं, एक एक मेल 4 फीमेल से मैरिज कर रहे हैं, ये सारा। तो ये ट्रिपल तलाक और रिफॉर्म होना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं, सती प्रथा को हमने छोड़ा है, देवदासी प्रथा को हमने छोड़ा है, बाल विवाह को छोड़ा है हमने। ऐसे मुस्लिम में भी निकाह हलाला और ट्रिपल तलाक और बायोगेमी, इनको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना चाहिए इस जनरेशन के हिसाब से। नेक्स्ट है, हम इसको ट्रूली ए जेंडर इक्वल और न्यूट्रलाइज सोसाइटी। क्या हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ जेंडर इक्वल है या जेंडर न्यूट्रलाइज है? वास्तव में सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए। हम धीरे धीरे ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें जेंडर न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा या जेंडर इक्वल करना पड़ेगा। जेंडर बायस सोसाइटी कभी डेवलप नहीं कर सकती, जेंडर इनइक्वल सोसाइटी भी कभी डेवलप नहीं कर सकती। हमें 2047 से पहले अगर हम चाहते हैं भारत विकसित राष्ट्र बने तो जेंडर इक्वल या जेंडर न्यूट्रलाइज हमें करना पड़ेगा। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स थ्रेट टू डेमोक्रेसी। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है, जाति आधारित जनगणना, क्या लोकतंत्र के लिए खतरा है? बिल्कुल जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए, जाति आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में ये जाति आधारित जनगणना जो हो रही है ये तो बहुत उचित है, बहुत जरूरी है, लेकिन जाति आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जाति आधारित जनगणना के बाद में जाति आधारित राजनीति एक बार फिर से तूल पकड़ने वाली है। तो दोनों टॉपिक करंट के टॉपिक है और आने वाले समय में इनकी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। इसलिए हमको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी, इसको हमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बतानी है। क्योंकि एक कास्ट में कोई इनजस्टिस हो रहा है, उसी कास्ट के लोग उस मुद्दे को रेज करते हैं, दूसरे उसको दबाने का प्रयास करते हैं। और कास्ट की बात कास्ट का ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करता है।
ये भी फैक्ट है, हम कितने ही अत्याधुनिक बन जाएं, कितने ही लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक बातें कर लें, जब कोई बहुत कम लोग, वेरी फ्यू पीपल बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, वो पहुंचते जाति का सहारा लेके हैं या किसी संगठन का सहारा लेके हैं और उसके बाद में वो निष्पक्ष होकर काम करें, तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाति आधारित जनगणना भी उचित है और जाति आधारित राजनीति भी गलत नहीं है, बशर्ते कि जाति के लोग अच्छे हों, अच्छे लोगों को सपोर्ट करें। और लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया, सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में या किसी भी जगह पे अगर लीगलाइज करेंगे तो उसका कोई आउटपुट नहीं है, कोई उसकी यूटिलिटी नहीं है। ऐसी मॉब लिंचिंग जो भीड़ के द्वारा हिंसा की जाती है वो भी गलत है। भीड़ इकट्ठा हो गई, किसी को मार दिया, मारो मारो करके, तो ये उसका काम नहीं है। किसी ने गलत किया है तो एज पर लो उसको पनिश किया जाएगा, इसलिए ऐसा किया जाना अनुचित है, गलत है। इसलिए हमको जब भी हम ग्रुप डिस्कशन या ऐसे राइटिंग करें तो इन सब पे संतुलित विचार हमको रखने, और जाति आधारित जनगणना जो अभी चल रही है 2015 में चली है, इसका डाटा 2016 के लास्ट तक आ जाएगा, तो जाति आधारित जनगणना बिल्कुल उचित है और इससे हर जाति के लोगों को पता चल जाएगा कि इतनी जाति के लोग इस देश में। अभी हमारे देश में 1931 का कास्ट सेंसस के आधार पे हम एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की सारी स्कीमें लागू कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। आज 1931 में 100 साल होने को आए, इस 100 ईयर में इतनी बार सेंसस हुआ, लेकिन हमने अभी तक कास्ट बेस्ड सेंसस का डाटा रिलीज नहीं किया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए ये होना बहुत जरूरी है। इससे राजनीतिक समीकरण भी बदल जाएंगे और जातियों के नाम पे कौन कितना संख्या में है ये भी पता चल जाएगा। इसमें गलत कोई बात नहीं है। अगर हम परिवार में 4 लोग हैं और उनको कहा जाए इस परिवार में 4 लोग हैं तो उसमें गलत क्या है? इसलिए कई लोग कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, जितनी हिस्सेदारी, जितना उसका हिस्सा बनता है उतना तो उसको मिलना चाहिए, जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में उनको हिस्सा मिले, चाहे वो एससी का रिजर्वेशन हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वुमेन्स का हो, सब आधारित। अभी अपन रिजर्वेशन वाला डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक नया रिजर्वेशन कोड जुड़ गया, वुमेन्स रिजर्वेशन, वो भी आपको पूछा जा सकता है। एक टॉपिक जो महिला आरक्षण का है वो अभी 106 अमेंडमेंट से दिया गया है। महिला आरक्षण या वुमेन्स रिजर्वेशन का, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि ये करंट टॉपिक है। और महिला आरक्षण या वुमेन रिजर्वेशन, उस रिजर्वेशन वाले टॉपिक के साथ ही हम इसको ले सकते हैं कि समाज का 50% हिस्सा वुमेन्स का है। पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज में वहां पे महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन 50% होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 33% दिया गया, जो कम है। महिलाओं को रिजर्वेशन 50% होना चाहिए। समाज के 50% वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वालों को 33% रिजर्वेशन देना भी इनजस्टिस है। तो चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, वुमेन हो, सबको इक्वल जस्टिस मिले और लगे कि ये देश हमारा अपना है और हम सबकी अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसे अलग अलग टॉपिक हमने, ये मोर देन 70 टॉपिक्स हैं, दिखने में 69 है क्योंकि कई भी टॉपिक को हमने मर्ज कर दिया इसमें, तो लगभग हमने 70 से प्लस टॉपिक हैं उनको हमने डिस्कस किया है। तो आपको किसी भी एग्जाम में ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी या ऐसे राइटिंग के लिए आपको आवश्यकता हो तो इन टॉपिक्स की हेल्प ले सकते हैं। आपको ये क्लास YouTube पे अवेलेबल हो जाएगी। फिर भी आपको और कोई गाइडेंस चाहिए तो आप युवा अनुभव इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं 8306969794। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 8306969794 पे आप कांटेक्ट करके जितने भी लीगल कॉम्पिटिशन एग्जाम है, एंट्रेंस के एग्जाम है या लीगल टॉपिक्स पे आप कोई गाइडेंस चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।